ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और आगे का एजेंडा लेकर मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े केस की सुनवाई होनी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है और आपको बताएंगे उन खबरों पर हम आपको दिखाएंगे विस्तार से जो कि पूरे देश की नजरों पर आज रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मामलों में सुनवाई होनी है। एक मामला है उन्नाव रेप कांड से जुड़ा हुआ, तो दूसरा मामला है अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद पर। उन्नाव रेप कांड जिसमें निचली अदालत से दोषी ठहराए जा चुके कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सेंगर को जमानत का विरोध पीड़िता लगातार कर रही है और इस विरोध के बीच सीबीआई ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज सीबीआई की उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या आदेश देता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली पर्वतमाला को लेकर भी विवाद जो छिड़ा हुआ है उस पर भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर वाली नई परिभाषा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अरावली के अस्तित्व पर संकट बताया जा रहा है। और सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट में सेंगर सुनवाई की, तो उन्नाव रेप कांड जिस पर आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, उन्नाव रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप कांड पर सुनवाई होगी। सेंगर की जमानत के खिलाफ सुनवाई है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2017 का यह पूरा मामला है। इस मामले में निचली अदालत से कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में तकनीकी कारणों से उन्हें जमानत दे दी गई है और कुलदीप सेंगर को इस मामले में जो सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, उस सजा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ जो दूसरा मामला है उसमें 10 साल की सजा उसे मिली हुई है। फिलहाल वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से रेप मामले में 7.5 साल 5 महीने की सजा के बाद उसे जमानत दी गई, इसको लेकर पीड़िता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और कई महिला संगठन भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। जो जमानत दी गई है उसका विरोध किया है। दरअसल जो जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट की बात होती है वो परिभाषा के तहत विधायक कुलदीप सेंगर को राहत मिली क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के मामलों को छोड़ दिया जाए तो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता सांसदों और विधायकों को। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित गुप्ता हैं और अजातिका सिंह है। अंकित, बहुत अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जो कि आज उन्नाव रेप मामले में सुनवाई करेगी, क्या कुछ अहम है और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो 3 याचिकाएं हैं, 2 इंडिविजुअल्स ने दायर की हैं और एक जो है जो याचिका जो सबसे महत्वपूर्ण याचिका है वो सीबीआई की तरफ से दायर की गई है। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का जो 23 तारीख का आदेश है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी, उनके जो सज़ा थी उसको निलंबित किया गया था। क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके का कोई मामला होता है तो अदालत पहले यही देखती है कि क्या सज़ा को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जाता है तो जमानत दी जाती है। तो यहाँ पर भी अभी आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है या नहीं बनता, अदालत ने उसको एक बड़ा पहलू मानते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दी, वो उसकी सज़ा को निलंबित किया और फिलहाल उसको जमानत दे दी है। लेकिन चंदन, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल अभी बाहर आ गया है। वो एक दूसरे मामले में जो पीड़िता है उसके पिता की हिरासत में जो मौत हुई थी उस मामले में अभी भी जेल में ही है। लेकिन पीड़िता का ये कहना है कि उसके परिवार से यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से और उसके लोगों से उसको धमकी मिलनी शुरू हो गई है और ये ठीक नहीं है, उसकी जान को खतरा है। इसी आधार पर प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में। अंकित, आप हमारे साथ बने रहे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। इस बीच लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत आस है। क्या कुछ कहा है उसने, आपको सुनाते हैं। हमें न्याय चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय देगा। मेरे साथ पब्लिक है, जनता है, हमें जनता पे पब्लिक पे भरोसा है और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। मेरे सब पे भरोसा है, हर जजों पे, हर उस पे भरोसा है। ऐसा नहीं कि नहीं भरोसा है, लेकिन हाई कोर्ट पे भरोसा है। हर जज एक जैसे नहीं होते सर। मुझे उन जजों पे भरोसा नहीं जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया। रेप विक्टिम के ऊपर दया उनको नहीं आई, जिसके साथ रेप हुआ, अत्याचार हुआ, परिवार को खत्म कर दिया, उसके ऊपर नहीं आई, उस रेपिस्ट ऊपर आ गई। क्या सोच के आई ये तो जज साहब जानते हो।
अजातिका सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। अजातिका, अदालत पर तो सबकी निगाहें हैं, लेकिन सड़क पर भी जम करके प्रदर्शन हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्नाव रेप केस को लेकर के सड़क पर लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अब तो समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं सिंगर के। जी बिल्कुल चंदन, देखिए अब तो समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहा है। जो बीती दिन की तस्वीरें हैं हमने जंतर मंतर से दिखाई थी, जहां एक तरफ योगिता बयाना और उनके साथ में कई सारे जो स्टूडेंट्स के संगठन हैं वो एकत्रित हुए थे और उन्नाव गैंग पीड़िता के साथ में समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ऐसी भी तस्वीरें नजर आई थी जहां पर पुरुष कमीशन की अध्यक्ष बरखा जो है वो पहुंचती हैं, जिनके हाथ में तख्ती थी कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर, जो अपने आप में विवाद बनती हुई दिखाई दी, पूरे दिन खबरों में छाई रही। और ये जानने की कोशिश की लोगों ने बड़ी जिज्ञासा के साथ में कि आखिर जो बरखा है उनका क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में एलियनेशन है, क्या वो उनका जुड़ाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, जिसको वो लगातार नकारती रही। लेकिन तमाम सवाल यही खड़े होते हैं कि जिस तरह से इस वक्त सड़क का ये मुद्दा बन गया है, हर किसी के बिल्कुल एक लड़ाई जो है अदालत में चल रही है और एक लड़ाई सड़क पर चल रही है। अजातिका और अंकित, आप हमारे साथ बने रहें। अरावली विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर के यह विवाद छिड़ा है, क्योंकि इस पूरे मामले में यह कहा यही जा रहा है कि 100 मीटर से ऊपर की अगर पहाड़ को अरावली मानने की परिभाषा बनाई जाती है तो 90% से अधिक अरावली की पर्वतमाला का जो हिस्सा है वो पहाड़ के दायरे से बाहर चला जाएगा। और ऐसे में एक ये जो पूरी प्राकृतिक पहाड़ियां है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इससे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान को भी जबरदस्त नुकसान होगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है इस पूरे मामले में और अरावली को लेकर, अरावली बचाने को लेकर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इन सब के बीच अदालत में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। तो 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होने जा रही है। 20 नवंबर 2025 को सिफारिश मान ली गई थी जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जा रहा था और ऐसे में जो भी पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो ये कह रहे थे कि 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी और ऐसे में अरावली पर्वत खत्म हो जाएगा, जैविक विविधता यहां खत्म हो जाएगी, अस्तित्व पर संकट बन जाएगा, अवैध खनन बढ़ जाएगा। इस मामले पर भ्रम फैलाने का आरोप केंद्र सरकार ने लगाया और दावा किया कि अरावली का संरक्षण बरकरार रहेगा। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष हैं और इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अरावली को लेकर जो सुनवाई हो रही है इसमें क्या कुछ पक्ष आ रहे हैं सामने? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है 20 नवंबर को जो केंद्र सरकार की जो एक तरह से जो सिफारिशें थी उसको मान लिया था, उसके बाद में ये मामला पिछले कुछ दिनों के दौरान ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। खास तौर पर तब जब दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हुई और उसके बाद में सवाल खड़ा होना ये शुरू हुआ कि अगर अरावली को इसी तरह से काटने पर जो है अनुमति दे दी जाएगी, वहाँ पर माइनिंग की अनुमति दे दी जाएगी तो ऐसे तो पहाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन चंदन, अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि देखिए 100 मीटर ऊंचाई तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा जो सिफारिश थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को स्वीकार किया था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर जो दो पहाड़ियां जो 500 मीटर की दूरी पर हैं तब तो उसको अरावली रेंज 500 मीटर से कम की दूरी पर है तब तो उसको अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा, वरना वो उस दायरे से भी बाहर हो जाएगी। तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे और पर्यावरणविद समेत तमाम जो जनता के लोग सड़कों पर भी उतर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी मुहिम चली थी। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान लिया है और देखना होगा कि 20 नवंबर का जो आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था केंद्र सरकार के जो प्रपोजल को, क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव किया जाता है। बिल्कुल अंकित, इस पूरे मामले को लेकर पर्यावरणविदों का यही कहना है कि आखिर छेड़छाड़ करनी ही क्यों है अरावली पर्वतमाला से, क्योंकि ये एक पहरेदार की तरह है दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई अहम राज्यों के लिए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर मानो तूफान मचा हुआ है। इसी बीच पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान जो कि पार्टी के अंदर बड़ा विवाद खड़ा कर चुका है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ की और इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी को भी इससे सीखना चाहिए। दिग्विजय के बयान को लेकर चर्चा गर्म थी और इसी बीच कल स्थापना दिवस के मौके पर दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का आमना सामना हुआ। बताया जा रहा है कि स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी के नेता नाश्ते पर जुटे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, आपने तो कल काम अच्छा कर दिया।
इसी बातचीत के दौरान पीछे खड़े एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय साहब बदमाशी कर गए। इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए सांसद का समर्थन किया और कहा, बिल्कुल सही कहा, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। दिग्विजय सिंह जो कि कभी राहुल गांधी के वैचारिक गुरु माने जाते थे और अब उतनी निकटता नहीं रह गई है, लेकिन जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक से ऐन पहले दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक तस्वीर शेयर की और उसको लेकर के ये दावा किया कि हमें संघ और आरएसएस से सीखना चाहिए कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है और आंतरिक सुधार की बात कही। निश्चित तौर पर ये पार्टी के टॉप लीडरशिप को नागवार गुजरा है। मोहित राज दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, विरोधी की तारीफ करना ठीक है राजनीति में या फिर इसको स्वस्थ लोकतंत्र की बात कही जाए, लेकिन बीजेपी और संघ की तारीफ करना निश्चित तौर पर यह बदमाशी की कैटेगरी में आता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी जो है अटैकिंग मोड पे रहते हैं। आरएसएस के खिलाफ वो लड़ते हुए नजर आते हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता अगर आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके संगठन से सीख लेनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे असहज करने वाली ये बात थी। और आपको बता दूं कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया था वो करीब 9:52 पर सीडब्ल्यूसी की बैठक 27 तारीख को थी। 9:52 पर उन्होंने ट्वीट किया और 10:30 बजे बैठक शुरू होनी थी, यानी 25 घंटे के बाद राहुल गांधी से उनका आमना सामना कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर होता है। और वहां पर जो है राहुल गांधी मुस्कुराते हुए पहले कहते हैं, दिग्विजय जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। उसके बाद जो राहुल गांधी का कहना होता है कि आपने अच्छा काम कर दिया। फिर पीछे से एक सांसद महोदय कहते हैं कि नहीं राहुल जी बदमाशी कर गए दिग्विजय जी। तो फिर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए और दिग्विजय सिंह की आंखों में आके डालते हुए कहते हैं कि हाँ बदमाशी तो कर गए दिग्विजय सिंह साहब। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक नसीहत भी थी, बताने क्या तंज कसते हुए उन्होंने सीधे तौर पे दिग्विजय सिंह को कहा। अमूमन उन्होंने दिग्विजय सिंह काफी दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और संगठन में भी काफी बड़ा कद रखते हैं। आखिर इनके इस बयान के पीछे वजह क्या रही है? क्या असंतुष्ट चल रहे हैं? क्या फिर वो अभी जो मौजूदा पार्टी में पावर सेंटर्स हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही? वजह क्या रही है? देखिए, दिग्विजय सिंह भारतीय सियासत के बहुत महीन खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि कब मैसेज देना है और किसको मैसेज देना है, किस रूप में देना है। नहीं तो सीडब्ल्यूसी की बैठक, यानी सीडब्ल्यूसी का मतलब सबसे बड़ी पार्टी की नीति निर्धारक इकाई, और 10:30 बजे बैठक शुरू होनी होती है और आप करीब 38 मिनट पहले ट्वीट करके हंगामा खड़ा कर देते। तो दिग्विजय सिंह को पता था कि ये मैसेज जो है कब देना है और किस वक्त देना है, तो उन्होंने मैसेज अपना दे दिया है। और संगठन को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाते रहे और कहते रहे कि संगठन के भीतर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी जो शक्तियां हैं या वो जो है सबको मिलनी चाहिए। वर्किंग प्रेसिडेंट का नियुक्ति होनी चाहिए। संगठन सृजन तो हो ही रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाकर कहीं ना कहीं पार्टी को असहज कर दिया। बिल्कुल, तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी ताकत बांटी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे समझ में आता है कि वे अभी मौजूदा स्ट्रक्चर से खुश नहीं हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दबी जुबान में ही सही पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है, पार्टी के बाहर से भी खूब हमला हो रहा है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को हमारी बात तो समझ में नहीं आती है, उनकी पार्टी के नेता भी उनको समझाने में असफल रहते हैं। तो अमित शाह जो कि चुटकी लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी ली है और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयान का रेफरेंस भी ले लिया है और यह कह दिया है कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी राहुल गांधी को समझा नहीं पा रहे हैं। हमણાં विधानसभा लोकसभा चर्चाओं चलती थी तो राहुल गांधीए एक विचित्र सवाल कर्यो। बोलो, बहु विचित्र सवाल कर्यो કે દર વખતે અમે જ કેમ ચૂંટણી હારી જઈએ છે। હવે સવાલ કરવાનો તો તમને બધાને, અને સવાલ કરી દીધો મને। હવે રાહુલ ગાંધી આ સમજવાની જગ્યાએ એસઆઈઆર સમજવામાં પડી ગયા છે, જે એમનું કામ નથી। અને રાહુલ બાબા હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે, નક્કી કરીને રાખ્યું। और आगे का एजेंडा में अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा की करते हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी आखिर कब और कैसे सुधरेंगे? हिंदू कब सुरक्षित होंगे? और मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए आखिर कब कड़े कदम उठाएंगे? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं।
क्योंकि एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है। चश्मदीदों का कहना है कि आग लगाने से पहले पलाश कांति साहा नाम के व्यक्ति को कट्टरपंथियों ने उसके घर के अंदर बंद कर दिया था। यहां के फिरोजपुर के ही डुमरी तला गांव में 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग लगा दी गई। इन सबके बीच यूनुस सरकार फिर से सवालों के घेरे में है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। हिंदुओं के ऊपर लगातार हमला जारी है। उनके घरों को आग लगाना मानो वहां एक रस्म अदायगी हो गई है। हर हफ्ते कुछ न कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। वहां दीपू चंद्र दास की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद जितनी बेशर्मी बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने दिखाई, उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां इतने असुरक्षित क्यों हैं हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाने की घटना पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पोस्ट किया और यूनुस सरकार को घेरा। नसरीन ने लिखा है कि जिहादियों ने हिंदुओं के घर जला दिए। जिहादियों ने आग तब लगाई जब सुबह सुबह घर में सब सो रहे थे। चटगांव में भी जिहादियों ने इसी तरह सुबह सुबह हिंदू घरों में आग लगा दी थी। क्या बांग्लादेश के बाकी सभी हिंदू घर भी इसी तरह जला दिए जाएंगे? जिहादी हिंदुओं को जिंदा जलाना चाहते हैं, इसलिए वो तब आग लगाते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। क्या यूनुस सिर्फ बांसुरी बजा रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी निंदा की है। ओवैसी ने कहा है कि बांग्लादेश में दीपू दास और अमृत मंडल के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है हम उसका समर्थन करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन ना बढ़े, ऐसी उम्मीद है। बांग्लादेश जो बना वो बना था सेकुलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और ये जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मंडल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। तो जहां पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एलमंचिली रेलवे स्टेशन पर टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन की AC बोगी में अचानक आग भड़क उठी। आग सबसे पहले B1 कोच में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी वजह से ट्रेन के भीतर मौजूद यात्रियों में भागम भाग मच गई। लोगों ने बताया कि B1 कोच में आग लगते ही अंदर मौजूद यात्रियों ने चेन खींची और फिर जल्दी जल्दी सभी यात्री कोच से बाहर निकल आए। हालांकि एक व्यक्ति ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी आग से झुलसकर मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के तौर पर हुई है। लोगों की माने तो ट्रेन में आग बहुत तेजी से फैली, जिससे कोच B1 के अलावा कोच M2 को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने पहले आग की चपेट में आई ट्रेन की बोगियों को ट्रेन के बाकी डिब्बों से अलग किया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। AC कोच में आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दुखद हादसा हुआ है, एक शख्स की मौत हुई है। हालांकि समय रहते बाकी के यात्री उतर गए और उनकी जान बच गई, ये राहत की बात है। 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए रात में किस तरह से ट्रेन की 2 बोगियां धधक रही थी। B1 कोच से भड़की हुई आग ने एक और कोच को अपनी चपेट में ले लिया था। 2 बोगियां जल करके स्वाहा हो गई हैं और देखिए किस तरह से आग से बोगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। खिड़कियां जली हुई नजर आ रही हैं, सब कुछ इसमें जला हुआ नजर आ रहा है। टाटानगर से एर्नाकुलम जा रही थी गाड़ी आंध्र प्रदेश में हादसे का शिकार हुई। B1 बोगी से चिंगारी भड़कनी शुरू हुई, काफी तेजी से आग फैली। जब तक यात्री चेन खींचते आग ने एक और बोगी को अपनी चपेट में ले लिया था। सभी यात्री सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे, लेकिन एक यात्री खुशकिस्मत नहीं था जिसकी झुलस करके मौत हो गई है। तो आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन आग का शिकार हुई है। हादसा विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर हुआ है, जहां पर एर्नाकुलम एक्सप्रेस आग की चपेट में आ गई है। देर रात 12:45 पर यह आग भड़की थी। B1 बोगी सबसे पहले आग की चपेट में आई थी। इसके बाद एक और बोगी M2
एसी कोच था जो कि वो भी आग की चपेट में आ गया। एक यात्री की मौत हो गई है। B1 एसी कोच से उनका शव मिला है। हालांकि इस कोच में 82 यात्री सवार थे और M2 एसी कोच में 76 यात्री सवार थे, लेकिन एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी लोगों को सुरक्षित उतारने में कामयाबी वहां पर मिली है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी भयंकर आग को देखा जा सकता है। एर्नाकुलम एक्सप्रेस में जब आग लगी थी उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी बोगी में फैल गई। 2 बोगियां जल करके राख हो गई हैं। आग लगने से यहां पर अफरा तफरी मची। जब तक आग बुझाने की कवायद की जाती, एक शख्स की जलकर मौत हो गई थी। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। आग लगने की जांच भी की जा रही है। सत्ता के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, धन बल के लिए नहीं, हम आपके लिए काम करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। 35 साल तक पर्दे के पीछे से सियासत की दिशा तय करने वाली प्रियंका गांधी अब उसी राजनीति की पहली लाइन में उतर चुकी हैं। आज की कहानी सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं, एक पीढ़ी के इंतजार का जवाब है। 1999 में 28 साल की उम्र में मां के लिए वोट मांगने से शुरू हुई यात्रा 2024 में संसद की सीढ़ियों चढ़ते हुए एक नए मोड़ पर पहुंची है। और इसी मोड़ पर देश पूछ रहा है, क्या प्रियंका गांधी वही ताकत बन रही है जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी 3 लोकसभा चुनावों से कर रही थी। वायनाड से मिली जीत, संसद पे गूंजता वंदे मातरम, इंदिरा स्टाइल का करिश्मा और भाषणों में दिखाई देने वाली आक्रामक तैयारी, क्या यही संकेत हैं कि कांग्रेस की राजनीति अब एक नए चेहरे और नई ऊर्जा की तलाश में है? लेकिन सवाल सिर्फ तालियों का नहीं, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उस बदलाव की कीमत चुकाने को तैयार है? क्या प्रियंका गांधी को नेतृत्व की सीट मिलेगी या वही पुराना ढांचा उन्हें पीछे खींच लेगा? ये कहानी एक सांसद की तरह नहीं, कांग्रेस की अगली दिशा, अगला चेहरा और शायद अगली कमान की कहानी है। आज हम खोलेंगे उस राजनीतिक धड़कन को जिसका नाम है प्रियंका गांधी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। 35 साल से सियासत का समीकरण बनाने वाली प्रियंका गांधी अब खुद उसी रास्ते पर बढ़ते हुए अपने नाम का डंका बजाने के लिए निकल चुकी हैं। वैसे तो देश ने पहली बार प्रियंका गांधी को साल 1999 में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगते देखा था। तब उनकी उम्र महज 28 साल थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। बीते 24-25 सालों में सियासत के पथरीले रास्तों पर चलते हुए साल 2024 में प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद की सीढ़ियों पर कदम रखा। साल 2024 के लोकसभा उपचुनाव में केरल की वायनाड सीट से जीत हासिल करके प्रियंका गांधी पहली बार सांसद बनी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जिस गोल्डन कलर के बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर प्रियंका ने संसद की सदस्यता की शपथ ली थी, उस लुक की तुलना इंदिरा गांधी के लुक से की गई थी। भारत की सियासत में प्रियंका गांधी की चर्चा इसलिए होने लगी है क्योंकि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ की आवाज इन दिनों कांग्रेस के अंदर और बाहर से उठने लगी है।
वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री देखिए। फिर मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस का नेतृत्व सदमे में है, क्योंकि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान यहाँ खूब पसीना बहाया था, लेकिन राहुल ने जितने दिन बिताए उतनी सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, और यहीं से बदलाव की चर्चा शुरू हुई। राहुल और प्रियंका गांधी की तुलना होने लगी। सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। देशवासी जब अपने वंदे मातरम पर लोकसभा में दिया गया प्रियंका गांधी का भाषण उनके सियासी करियर का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। पहली बार भाई बहन के भाषणों की सार्वजनिक तौर पर तुलना की जा रही है। राजनीति के एक्सपर्ट और सियासी समझ रखने वाले दोनों की क्षमता को अपने हिसाब से तौल रहे हैं। तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है, आपके अधिवेशनों में गाया जाता है। राहुल गांधी 20 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हैं, 5वीं बार के सांसद हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट बने 2017 में, 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2024 में वो एलओपी बने। तो राजनीतिक सीनियरिटी के हिसाब से वो अपनी बहन से काफ़ी आगे हैं। लेकिन जब मैं रिपोर्ट कार्ड देखता हूँ राहुल गांधी का एक अध्यक्ष के तौर पे, एक नेता के तौर पे, तो उसमें बहुत सारी विफलताएँ हैं। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें वो 33% मार्क्स से पास नहीं होते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बड़ी सहज हिंदी बोलती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं और भावनात्मक भाषण भी देती हैं, और उनका जो जुड़ाव है पार्टी के नेताओं के साथ में, जिसमें युवा भी हैं और जिसमें बुजुर्ग भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, उनसे ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रियंका गांधी एक बेहतर विकल्प पार्टी के लिए हो सकती हैं। प्रियंका गांधी भले ही संसद साल 2024 में पहुंची, लेकिन उनकी तुलना सालों पहले से दादी इंदिरा गांधी से होती रही है। कांग्रेस के समर्थक प्रियंका के लुक में दादी इंदिरा का अक्स देखते हैं। वही अंदाज, वही तेवर, चेहरे से लेकर चाल तक सब कुछ प्रियंका का दादी इंदिरा से मिलता है। हेयर स्टाइल से लेकर साड़ी पहनने तक का अंदाज। प्रियंका गांधी खुद कह चुकी हैं कि दादी का अंश है तो कुछ तो होगा ही। मेरी दादी थी तो कुछ तो होगा उनका मुझमें, खून तो उनका है। हम लोग इकट्ठे रहते थे दादी के पास। दादी इंदिरा गांधी पोती प्रियंका को बहुत मानती थी। साल 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन को याद करके प्रियंका आज भी सिहर उठती हैं। खुद प्रियंका से सुनिए उस दिन उन्होंने क्या महसूस किया था। मैं 12 साल की थी उस दिन। सुबह 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था राहुल को और मुझे कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे,
पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ, हमारी दादी माँ समान थी हमारी, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं। इंदिरा गांधी की पोती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी न सिर्फ अपने राजनीतिक तेवर के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनका इंदिरा स्टाइल वाला हैंडलूम साड़ी प्रेम भी चर्चा में रहता है। संसद में उनके एलिगेंट हैंडलूम साड़ी लुक्स सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। साल 2024 के लोकसभा उपचुनाव में जब प्रियंका नामांकन के लिए वायनाड पहुंची थी, तब भी उनकी साड़ी की खूब चर्चा हुई थी। वैसे तो प्रियंका पहले से ही वायनाड आती जाती रही हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने खुद को यहां के आईने में उतार लिया। दुख सुख का साथी बन गई। वायनाड को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए हर वो कोशिश कर रही हैं जो एक जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए। आज इस देश का प्रधानमंत्री प्रियंका न सिर्फ अपने अंदाज की वजह से चर्चा में रहती हैं, बल्कि अपने सरकार के खिलाफ चलाए गए शब्द भेदी बाण भी उनके खूब वायरल होते हैं। मोदी जी सुन लीजिए, जनता देख रही है, जनता पहचान रही है, जो नौजवान हर जगह रोजगार ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात है? प्रियंका न सिर्फ जनता के बीच अपने तीखे बयानों से सरकार को घेरती हैं, बल्कि संसद में भी उनके तेवर उसी तरह से नुकीले और चुटीले होते हैं। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए सिर्फ तीखे तेवर, शब्दभेदी बाण या फिर इंदिरा का अक्स दिखना काफी है? आप कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी की व्यक्तित्व और उनके बयानों में नेतृत्वकर्ता और एक पार्टी को संभालने की परिपक्वता दोनों नजर आती है। उनकी बातचीत में आत्मविश्वास भी दिखता है और लंबी राजनीतिक पारी खेलने का भरोसा भी। तो फिर सवाल ये कि कांग्रेस प्रियंका का डंका क्यों नहीं बजने दे रही? क्यों कांग्रेस प्रियंका के नाम और चेहरे को आगे नहीं कर रही? क्या कांग्रेस को डर है कि प्रियंका भी फेल हो गई तो पार्टी का क्या होगा? ये कुछ ऐसी ताकतें हैं जो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, न ही इन सवालों को हम जन्म दे रहे हैं। बीते कुछ हफ्तों से पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की चर्चा गर्म है। सवालों की कानाफूसी हो रही है। कांग्रेस की राजनीति को करीब से समझने वाले भी कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी वजह से प्रियंका खुले हाथों से खेल नहीं रही। जिस दिन इनको ये लगेगा कि नहीं, अब हमें लीडरशिप में परिवर्तन चाहिए और अब हमें एक नए लीडर की आवश्यकता है, उस दिन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगी। और शायद इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से, खास तौर पर पिछले 2 सालों से वो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा हुआ है
और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने भविष्य के लिए अपने आप को बचा के रखा है। कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा? शुद्ध रूप से इसका फैसला पार्टी का हाईकमान और नेतृत्व करेगा। प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या मिलनी चाहिए, ये सोनिया गांधी को तय करना है। वैसे महिला नेतृत्व को लेकर कांग्रेस का अतीत क्या कहता है, ये जरूर हम बता सकते हैं। इंदिरा गांधी को 1969 में पूरी कमान तब मिली थी जब पार्टी टूटने की कगार पर थी। सोनिया गांधी को भी 1998 में तब आगे लाया गया जब कांग्रेस का हाथ एकदम कमजोर हो चुका था। अब लगातार 3 चुनाव हार चुकी कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी पर दांव लगाएगी? ये साल 2026 का सबसे बड़ा सियासी सवाल रहने वाला है। प्रियंका गांधी की स्थिति करीब 28 साल पहले सोनिया गांधी जैसी बताई जा रही है। तब कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर जा पहुंची थी। तीसरे मोर्चे की वजह से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई थी। तब पार्टी की कमान सीताराम केसरी से लेकर सोनिया गांधी ने खुद संभाली और पार्टी को 5 साल में ही सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया। तब सोनिया ने पीएम पद का त्याग किया, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ सरकार की बागडोर अपने हाथ में रखी। इस वक्त कांग्रेस के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टी लगातार 3 लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। साल 2014 और 19 में सबसे बुरे दौर को देख चुकी है। 2024 में जरूर कांग्रेस ने खुद को उभारा, लेकिन चुनाव दर चुनाव जिस तरह से पार्टी हार रही है वो सोचने पर मजबूर करती है। प्रियंका अगर पार्टी की पतवार थामती हैं तो कांग्रेस की नाव को कहां लेकर जाएंगी, ये भविष्य का सवाल है। वैसे अभी कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। 2 साल के भीतर दर्जन भर राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता पाने की उम्मीद लगाए बैठी है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में अभी आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। उसके बाद साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों में भी चुनाव होंगे। असम, केरल और तमिलनाडु जैसे चुनावी प्रदेश से कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी को काफी उम्मीद होगी। लेकिन सवाल तो ये है, क्या कांग्रेस प्रियंका को कमान देकर बीजेपी को चुनौती देने का रिस्क ले पाएगी? वैसे तो पॉलिटिक्स और प्रियंका का रिश्ता खानदानी है, लेकिन अब तक के ज्यादातर प्रयोग में प्रियंका सफल नहीं हो पाई हैं। सोनिया गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, तब प्रियंका गांधी ही उनके चुनाव का मैनेजमेंट देखती, प्रचार की जिम्मेदारी संभाला करती थी। उससे पहले भी जब सोनिया गांधी ने बेल्लारी में साल 1999 का चुनाव लड़ा, तब भी प्रियंका ने उनका प्रचार किया था। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका के प्रबंधन में सोनिया गांधी उत्तर से लेकर दक्षिण तक का हर चुनाव जीतती रही हैं। प्रियंका छोटी छोटी सभाओं के जरिए पब्लिक कनेक्ट करती, लोगों से संवाद करती, ये उनकी सबसे बड़ी सियासी यूएसपी है। इसी यूएसपी के दम पर वो कांग्रेस की पुकार बन रही हैं, समर्थकों की हुंकार बन रही हैं। साल 2019 में महासचिव बनाकर प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री करवाई गई। समर्थकों की उम्मीदों को पंख लगे, लेकिन यूपी जैसे बड़े प्रदेश का प्रभारी बनाकर जिम्मा दिया गया तो सफलता हाथ नहीं लगी। उस वक्त प्रियंका गांधी को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज की गई और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। वैसे भी कांग्रेस के लिए यूपी में जीत बंजर जमीन में हरे भरे खेत देखने के सपने की तरह है, लेकिन 2019 में अमेठी हार जाना बहुत बड़ा झटका और सदमा रहा। लेकिन परिवार और पार्टी ने प्रियंका पर भरोसा बनाए रखा। साल 2022 में जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का ब्रांड बनकर खूब सुर्खियां बटोरी, प्रचार में खूब पसीना बहाया। बावजूद इसके कांग्रेस 2 सीट ही जीत पाई। लेकिन ये सिर्फ सियासी सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि प्रियंका गांधी पार्टी और राहुल गांधी की संकट मोचक हैं। जब जब राहुल की सियासत के सामने संकट आया, बहन प्रियंका चट्टान बनकर खड़ी रही। एक रणनीतिकार के तौर पर प्रियंका ने 2024 के चुनाव में भाई राहुल का साथ दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके वापसी की नई इबारत लिखी।
भाई बहन की सियासी बॉन्डिंग कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी है और आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। हर छोटे बड़े राजनीतिक दल में 2-3 पावर सेंटर होते हैं। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग पावर सेंटर होंगे और ये पावर सेंटर जब मिलकर जोर लगाएंगे तभी कांग्रेस या प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगे। फिलहाल प्रियंका का संसदीय डेब्यू बहुत शानदार माना जा रहा है। कांग्रेसी उम्मीद भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। फैसला सोनिया गांधी को लेना है कि प्रियंका का भविष्य कांग्रेस और सियासत में क्या रहने वाला है। बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव कांड में सेंगर पर सुनवाई से पहले प्रदर्शन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में लिया है। तो जहां उन्नाव रेप कांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले कोर्ट के बाहर महिला संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं यहां पहुंची हैं और प्रदर्शन किया है। जिस तरह से कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई है, इस मामले में उसका विरोध किया जा रहा है और अलग अलग महिला संगठन इसको लेकर के सड़क पर उतरे हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर और साथ ही साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। उन्नाव केस में रेप पीड़िता के पक्ष में प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, उन्हें वहां से हटाया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इनको बोलो, अरे मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पुलिस कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ रही? आपकी बहन बेटी होगी ना वो। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।